हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस समय इसकी बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि इसमें जो पैसा खर्च किया गया है, अगर यही पैसा आज कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगाया जाएगा तो बहुत ही जल्दी भारत देश कोरोना वायरस से मुक्त हो जाएगा। तो इस टॉपिक का नाम है विल मोदी जी ड्रीम्स एवर कम ट्रू और नॉट। क्या मोदी जी का सपना ये पूरा होगा या नहीं। पिछले महीने की ही बात है, न्यूज लॉन्ड्री नामक वेबसाइट ने नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा अर्थात राजपथ की रूपरेखा बदलने से संबंधित परियोजना की पड़ताल करती अल्पना किशोर की 2 पार्ट में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। आप इसे जाकर newslaundry.com पर जाके पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या लिखा है उसी के बारे में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जब वो निकल के आ रहे हैं उन 2 पार्टों में से उस पर हम बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसके माध्यम से हम सभी को आसानी से समझ में आएगा कि कैसे क्या कहा गया है और क्या करने की ज़रूरत है। इसके पहले पार्ट में पूछा गया है कि क्या राजधानी के भयावह वायु प्रदूषण या घटती जीवन प्रत्याशा से निपटने के बजाय राजपथ अर्थात सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास को पहली प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। ये सबसे बड़ा प्रश्न इस पार्ट का पूछा गया है। इसका जवाब तलाशते हुए अल्पना किशोर ने इस परियोजना के एक तत्व पर ध्यान केंद्रित किया कि राजपथ पर प्रधानमंत्री के नए भव्य आवास का प्रावधान है। वह तर्क करती हैं कि इस तरह की आत्मसंतुष्टि तानाशाही वाली शासन व्यवस्थाओं में आम बात हो सकती है, लेकिन एक गणतंत्र के रूप में एक स्वतंत्र देश में यह उपयुक्त नहीं है। किशोर आगे तर्क करती हैं कि अगर कोई दिल्ली को लंदन या बर्लिन की तरह एक लोकतंत्र की राजधानी के रूप में देखे तो प्रधानमंत्री के दूसरे आवास के 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने से पहले दिल्ली की प्रदूषण जैसी जो समस्याएं हैं जिसकी वजह से रोजाना 80 लोग मर रहे हैं दिल्ली में और 45% अकाल मृत्यु हो रही है, और इस पर ध्यान न देना एक बेहद असंवेदनशील माना जा रहा जो उस ताकतवर शख्स को लोगों की भलाई के ऊपर रखता है। दूसरी ओर यदि हम बीजिंग, प्योंगयांग, मॉस्को जैसे शहरों में हो जहां पर लोकतंत्र नाम मात्र है, वहां नागरिकों को महज दर्शक ही समझा जाता है, तो वहाँ पर ऐसा काम कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 इमेज दिखा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। तो ये दिल्ली का इमेज है भारत का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्रदूषण है, कितना यहाँ पे गंदगी, ऐसी चीज़ें हैं। वहीं आप इस दूसरे इमेज में देखिए, ये कहाँ का इमेज है, आपको कुछ अगर अंदाज़ा हो तो बताने की कोशिश करिएगा। ये आपका है नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ का ये इमेज है। वहाँ अल्पना किशोर का सेकंड पार्ट उस प्रक्रिया पर आधारित है जिसके आधार पर इस परियोजना का आवंटन हुआ है। गोपनीय और संदिग्ध तरीके से आगे बढ़ाई गई यह प्रक्रिया गुजरात राज्य के आर्किटेक्ट्स की एक ऐसी ही फर्म को ठेका दिया गया है जिसे प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त के रूप में माना जाता है। जानकारी यह भी मिली है कि इस फर्म की पिछली परियोजनाएं अपने निष्पादन के लिए नियत प्रक्रिया, परियोजना के कारण पड़ने वाले प्रभाव का आकलन, सार्वजनिक परामर्श और अच्छी तरह से स्थापित श्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं जैसी बाधाओं को हटाने पर निर्भर थी। लेकिन कुल मिलाकर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो हमेशा नागरिकों को खुश नहीं किया है। 2 पार्ट के अपने लेख का समापन करते हुए अल्पना किशोर ने लिखा कि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि से आए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पर एक घर बनाना चाहते हैं ताकि वह व्यक्तिगत महानता और विरासत के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ा सके। क्या फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ऐसी मांग करेंगे? और उससे भी अहम यह भी है कि क्या उन्हें सांस एलिजे में कोई मकान मिल पाएगा? यह भी एक प्रश्न बन जाता है। दूसरा प्रश्न ये कि क्या ट्रंप कभी माल में अपने लिए दूसरा मकान तैयार करवाने का आदेश दे सकते हैं? आगे वही लिखती हैं कि इनसे उनके नाम जड़े 10 लाख वाले सूट की याद दिला दी, मगर यह दिखावा करदाताओं के खर्च पर होता है जो अपनी खून पसीने की कमाई को टैक्स के रूप में सरकारी खजानों में जमा करते हैं। यहाँ पर आप जो ये सूट देख रहे हैं ये 10 लाख रुपए का है। अल्पना किशोर के रिपोर्ट में कोविड-19 संकट का कोई जिक्र नहीं है। एक कारण यह भी था कि जब रिपोर्ट तैयार किया जा रहा था तब कोविड-19 भारत में शुरुआती दौर में था, इसलिए इस रिपोर्ट में इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। इस परियोजना को जनता के बीच व्यापक परामर्श, यहाँ तक कि वास्तुकला और शहरी नियोजन के विशेषज्ञों से बिना विचार विमर्श के आगे बढ़ाया गया है। वास्तव में अहमदाबाद के आर्किटेक्ट्स की इस फर्म का काम
देखने के अनुभव की वजह से ही विशेषज्ञों को बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि वे इतिहास व विरासत से पूरी तरह से अनजान हैं, जिनको ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है। इसका एक उदाहरण भी है हमारे सामने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के दूसरे कैंपस की उनकी डिजाइनिंग। मूल IIMA कैंपस की डिज़ाइन लुईस कहन ने तैयार किया था, जिसे लाल ईंटों, खुली खिड़कियों और आंगनों के साथ पारस्परिक और आधुनिक परंपराओं का संयोजन किया गया था। आप ये इमेज देख रहे हैं, ये जो किया गया है ये लुईस कहन ने तैयार किया था। इसे देखना, वहाँ पैदल चलना, पढ़ना पढ़ाना, यह सब आनंददायक है। और इसी तरह के एकदम विपरीत इस आर्किटेक्ट्स ने बनाया, जो एकदम पूरी तरह से कंक्रीट से बना है। जिन लोगों को यहाँ कार्यालय अलॉट भी किया गया है, वे भी अब मूल परिसर में स्थानांतरण चाहते हैं। ऐसे ही कई उदाहरण आपके सामने भी होंगे, आप उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिए। इस परियोजना को जायज़ ठहराने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री का अपना एक अलग ही तर्क है कि इसके पीछे कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय उपलब्धि है, और वह है भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 2022 में। लेकिन यह अपमानजनक भी है, क्योंकि इतिहास में पूर्व प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में आई वर्षगांठ जैसे 25वीं 50वीं इस तरह से मनाया जाता है, लेकिन कभी भी किसी ने इस भव्य इमारत बनाने की बात नहीं की। इसके पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने जहां 25वीं व 50वीं वर्षगांठ पर संसद के विशेष सत्र आयोजन कराए, लेकिन कभी भी ऐसी बात किसी ने नहीं की, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हों या के गुजराल जी हों। मोदी सरकार नई दिल्ली की रूपरेखा में जो बदलाव कर रही है वह विशेषज्ञों के समझ से परे है, और इसे तानाशाही से कुछ कम नहीं कह सकते। और यह दिवंगत अफ्रीकी तानाशाहों जैसा ही है। यह एक तरह से दिखावे वाली परियोजना है, जिसे शासक की अमरता को चिरस्थायी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा कि आइवरी कोस्ट के फेलिस हाउफोस्ट वियोगनी और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बीदेल बोकासा ने कभी अपने देशों में ऐसा ही किया था। इसके लिए आप सभी को VS नायपाल का निबंध द क्रोकोडाइल्स ऑफ यामोसुक्रो पढ़ना चाहिए। वहाँ पे आपको इन सभी प्रश्नों के विस्तार से जवाब मिल जाएंगे कि कैसे कोई शासक आगे चल के एक तानाशाह के रूप में बदलता है। कोरोना वायरस की महामारी के हमले से पहले से राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में यह महंगी परियोजना फिजूल खर्ची और आत्मसंतुष्टि की कवायद ही लग रही थी। अब तो यह और अधिक वैसे ही लग रही है जब से कोरोना वायरस का संकट सभी देशों में आया है और उसी के साथ साथ भारत में आया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही गिरावट की ओर थी, महामारी के कारण और बड़ी संकट आ गई है। पर्याप्त तैयारी के बिना लगाए गए 40 दिनों के लॉकडाउन से लोगों की तकलीफें बढ़ गई हैं। कामकाजी भारतीय पहले ही मुश्किलों से गुजर बसर कर रहे थे, अब उन्हें और अधिक अभावों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि अनेक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस संकट ने लाखों गरीबों परिवारों को और अधिक गरीब बना दिया। वैसे ही आज भारत में लगभग 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, और इस संकट के बाद लगभग ये 100 करोड़ के करीब में पहुंच ही जाएगा, और उन्हें तुरंत केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय मदद की ज़रूरत है। आखिर क्यों नहीं सेंट्रल विस्टा योजना के लिए आवंटित धन अभी जो 20,000 करोड़ रुपए है, और उसमें अभी और धन आएगा, उन धन को उनकी हालत सुधारने के लिए नहीं लगाया जा रहा? यह भी एक प्रश्न बनता है। राजनीतिक रूप से इस आर्थिक, सामाजिक और मानवीय संकट का बोझ राज्य सरकारें उठा रही हैं। उन्हें तत्काल धन की ज़रूरत है। कम से कम वह धन तो केंद्र सरकार समय पर दे दे जो उनका केंद्र सरकार के पास बकाया है। अब कौन सा धन बकाया, यह भी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो मिली जानकारी के अनुसार करीब 30,000 करोड़ रुपए सभी राज्यों का GST जो टैक्स लगाया गया है, GST का पैसा केंद्र सरकार के पास प्रेजेंट टाइम में सभी राज्यों का है। आखिर इसका भुगतान कब किया जाएगा? जब राज्यों में इंसान खत्म हो जाएंगे तब। जबकि सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी भी दे दी गई है और उसके टेंडर भी घोषणा हो चुकी है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा, संभवतः ये संभावना लगा गया है, और अधिक लग सकते हैं। सामाजिक ताने बाने की बहाली में तो और अधिक समय लग सकता है। अगर कुल मिलाकर बात किया जाए तो कुल मिलाकर देश को उस स्थिति में पहुंचने के लिए कम से कम 5 वर्ष का समय लगेगा, जहां हम कोविड-19 आने से पहले थे, अर्थात 2020 शुरू होने से पहले जहां पे थे, वहां पे हमें आने में करीब 5 वर्ष का समय लगेगा। निश्चित रूप से ही हमारे नेताओं की नैतिक, राजनीतिक और बौद्धिक ऊर्जा को इस आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए सबसे ऊपर समर्पित होना ही चाहिए। महामारी के आने के बाद से प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधनों में भारतीयों से बार बार त्याग करने के लिए कहा है।
समय की त्याग, नौकरियों की त्याग, जीवन शैली की त्याग और मानवीय तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का भी त्याग। अब नागरिकों को प्रधानमंत्री से देश के लिए कुछ त्याग करने के लिए कहना चाहिए, जैसे सेंट्रल विस्टा की रूपरेखा बदलने की उनकी परियोजना शुरू से ही विवादित रही। जब से इसको लाने की बात किया गया कि यहाँ पे अलग से ऐसा बनाया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, इतना पैसा खर्च किया जाएगा, और अब इस संकट की घड़ी में किसी भी तरह से इसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें इसे त्याग देना चाहिए कि जो सेंट्रल विस्टा जो परियोजना उसको बनाया जाएगा उसको अभी तक 5 से 6 सालों तक के लिए रोक देना चाहिए, जब तक देश की आर्थिक स्थिति, सभी की जो गरीबी स्थिति है उसको जब तक ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पर एक सवाल बनता है, सवाल तो बहुत बनते हैं लेकिन यहाँ पर मैं एक ही सवाल पूछता हूँ और सभी आप बारे में और इसके बारे में आप बता सकते हैं। एक सवाल ये है कि क्या हमें आज देश बचाना चाहिए या किसी के सपने को पूरा करना चाहिए, यह भी एक प्रश्न बन जाता है। इसके बारे में आप सभी बताइएगा। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।